एक शाम आपकी सेहत के नाम। आपकी व्यस्तता भरी ज़िंदगी में या यूँ कहें फर्राटे से दौड़ती हुई ज़िंदगी में शायद ही आपको समय मिलता है कुछ ख़ास करने का, लेकिन अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य जिम्मेदारी आपकी। और साथ साथ डॉक्टर्स तो आज हमारे साथ हैं ही। आगे का कार्यभार डॉक्टर के अग्रवाल संभालेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्टर अग्रवाल की पहला प्रश्न शायद मैं पूछने की हकदार हूँ। जितनी हाइट होती है उसके हिसाब से मोटापा कैलकुलेट होता है? कितनी हाइट में कितना मोटापा होना चाहिए या कितना वजन होना चाहिए? थैंक यू। मैं आपको यहीं से ही इनिशिएट करता हूँ इस डिस्कशन को। थैंक यू ऑल इंडिया रेडियो, थैंक यू इंडिया हैप्पीनेस सेंटर। हमें उन्होंने ये मौका दिया कि हम इस सब्जेक्ट को एक अच्छे ढंग से पेश कर सकें। सवाल जो इन्होंने स्टार्ट किया मैं उसी को ही लेके चलता हूँ कि मोटापे की डेफिनेशन क्या है। और हमारे साथ सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ में हैं। मोटापा कुछ लोग कहते हैं उम्र के हिसाब से लेके चलते हैं। मैं कुछ टर्म्स दे रहा हूँ, देन वी विल आस्क डिफरेंट पैथीज। एक डेफिनेशन ये है कि 18 साल के बाद में आपका वजन 5 किलो से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 18 साल की उम्र में आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। जिस दिन आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाए उसके बाद में मसल्स के लिए 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा रख लो, उसके अलावा जो भी वेट है वो सारा मोटापा है। वो भी एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है कि 23 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इन मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट इन मीटर्स। इससे ज़्यादा अगर आपका वजन है तो मोटापा है। इसको हम बोलते हैं BMI का फार्मूला। तीसरा है पेट की चौड़ाई, अगर आपकी 80 सेंटीमीटर फीमेल में, 90 सेंटीमीटर मेल में इससे ज़्यादा है तो आपको मोटापा है। चौथा है आपके शरीर में फैट की कंटेंट ज़्यादा है, औरतों में 30% से ज़्यादा और आदमियों में 25% से ज़्यादा, तो वो भी फैट है। तो अलग अलग डेफिनेशंस हैं फैट की। तो क्योंकि इन्होंने इस सवाल को इसी चीज़ को लिया है, मैं इसी से लेता हुआ चलता हूँ कि सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि हमारे योग एक्सपर्ट हैं डॉक्टर ईश्वर, कि योग की डेफिनेशन में क्या आप अपनी कोई नई डेफिनेशन है कि आप हमारी डेफिनेशन से एग्री करोगे? योग में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। तो योग में मोटापा कब बोलेंगे? मोटापा तो ऐसे डेफिनेशन है, लेकिन योग का स्वस्थ का डेफिनेशन जरूर करते हैं कि हमारा कोई पैरामीटर्स वगैरह हमारा टेक्स्ट में। ऐसा कोई पैरामीटर है कि जो ये वाला योग ना कर सके तो वो मोटा है? नहीं, ऐसे बात नहीं। शुरू में ऐसा नहीं है? नहीं, क्योंकि हमने कोई मोटापा है तो उनको भी योग सिखाते हैं, लेकिन करते करते हमारा एक स्ट्रेचिंग पोस्चर्स है, वहाँ 15 पोस्चर्स होते हैं, उसको सारे हम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी नहीं करेगा, वो सिर्फ मोटापे की वजह से नहीं है, कोई भी और वजह हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी का। चलो ठीक है। डॉक्टर त्रिपाठी, आयुर्वेद में मोटापे को किस तरीके से दर्शाया गया है? देखिए, आयुर्वेद में जो मोटापा है वो इस प्रकार वजन से तो नहीं तोला गया है मोटापे को, लेकिन कुछ लक्षण बताए गए हैं कि जब आदमी चले और चलते समय उसका उदर यानी एब्डोमिनल कैविटी थोड़ा हिले, थाई जब चलें तो आपस में लड़ें, हिप जो है चलने में मात्रा से अधिक दिखें, उसको हम लोग मेदस्वी कहते हैं। मेदस्वी, मेदो रोग करके आज से 5000 वर्ष पहले चरक ने वर्णन किया है, उसका नाम है मेदो रोग। तो हमारे यहाँ सिम्प्टोमेटिक लक्षण है कि किसे हम मेदस्वी कहेंगे। और डॉक्टर मृदुला की होम्योपैथी में भी कोई डेफिनेशन है? होम्योपैथी में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं, और मैं विशेष करके अगर हम किसी भी पैथी की बात करें, इंसान एक इंसान ही है। वो जो व्यक्ति है वो किसी भी पैथी को हम बाद में लेते हैं, लेकिन पहले वो व्यक्ति है। उस व्यक्ति के शरीर में, जैसा कि डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, जो भी पैरामीटर्स हैं उस व्यक्ति का शरीर उसी के मुताबिक होना चाहिए। होम्योपैथी सभी उन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो करती है। अगर वो ज़्यादा है तो उसी को मोटापा मानती है। तो शिखा, अगर मैं लेके चलूँ तो बाकी 3 पैथीज तो कहती हैं हमारे यहाँ पे कोई करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, और अगर मेरे को अपनी डेफिनेशन बनानी है, मान लीजिए, एंड विच आई फील कि सारी पैथीज को भी उसको मानना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी अपनी डेफिनेशन नहीं है तो कंसेंसस पे लाना पड़ेगा। तो आपके विचार में कौन सी इनमें से कंसेंसस के लिए वी कैन से कि सारी पैथीज इसी को मानना चाहिए? नॉर्मली क्या होता है कि एक न्यूमेरिकल यानी कि एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन तो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स, एंड इट्स डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज, बट ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन इज न्यूमेरिकल। सो जैसे बॉडी मास इंडेक्स है, वो एक बड़ी पॉपुलर डेफिनेशन है जो वर्ल्ड वाइड एक कॉमन लैंग्वेज आप कह सकते हैं है। सो BMI जैसे कि एलोपैथी में यूज़ होती है, दैट इज़ अ करेक्ट डेफिनेशन। एंड अदर देन दैट हाइट वेट चार्ट भी यूज़ होते हैं,
मेजरमेंट्स भी यूज़ होती हैं आपके एब्डोमिनल मेजरमेंट्स. सो दीज आर द करेक्ट डेफिनेशंस इन टर्म्स ऑफ आई वुड से कॉमन लैंग्वेज. कॉमन लैंग्वेज में डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर भाटिया, सर्जिकल ओबेसिटी क्या होती है? ये हम बात कर रहे हैं मेडिकल ओबेसिटी की, तो अगर मेरे को सर्जिकल ओबेसिटी बतानी हो तो क्या है, फिर मैं समाप्त करूंगा इसको. इसको हम मेजर करते हैं बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स होता है किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 35 से ऊपर हो तो हम उसको सर्जिकल ओबेसिटी की तरह देखते हैं. अगर साथ में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या और बीमारियां हैं तो उसके लिए हम अपना एक जो मार्क रखते हैं 32.5. अगर 32.5 से ज्यादा है और साथ में कोमॉर्बिडिटीज हैं तो डेफिनेटली पेशेंट और इंडिविजुअल को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और अगर 35 से ऊपर है तो डेफिनेटली ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है. वेरी गुड. लेट मी नाउ जस्ट ट्राई टू सम अप. आम भाषा के अंदर में अगर बातचीत करने की कोशिश करूं तो आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं. एक अल्टरनेटिव ये है आपके पास में कि आप 23 को, जो इंडिया में BMI 23 हम लेके चलते हैं, जैसे इन्होंने कहा था kg अपॉन योर वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट, मैं उल्टा लेके चलता हूँ कि 23 इंटू हाइट इन मीटर्स इंटू हाइट इन मीटर्स. बड़ा मुश्किल तो नहीं है? अगर आप एक वर्ड लीजिए 23, अपनी हाइट मीटर्स में निकाल लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करिए, फिर दोबारा हाइट इन मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. अगर आपका वजन इससे ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हैं. 25 इंटू हाइट इन मीटर्स इंटू हाइट इन मीटर्स, अगर आपका वजन इससे ज़्यादा है तो आप मोटे हैं. 32.5 इंटू हाइट इन मीटर्स इंटू हाइट इन मीटर्स, अगर आपका वजन इससे ज़्यादा है और आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है तो सर्जिकल ओबेसिटी है. 35 इंटू हाइट इन मीटर्स इंटू हाइट इन मीटर्स अगर आपका है तो आपको सर्जिकल ओबेसिटी है. तो ये सिंपल फार्मूला है, हर आदमी सिंपल कैलकुलेट कर सकता है. एक दूसरा, इंडिया में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पेट का मोटापा है. ठीक है, तो पेट का मोटापे का मतलब है कि इंची टेप ले लो और अम्बलाइकल के टाइम पे अपनी जो पेट की जो तोंद है, जिसको तोंदूराम बोलते हैं, उसको नाप लो. अगर आप औरत हैं 80 से ज़्यादा है, अगर आप मर्द हैं 90 से ज़्यादा है तो आपको पेट की ओबेसिटी है. ठीक है शिखा, व्हाट इज दिस पेट की ओबेसिटी? पेट की ओबेसिटी वर्सेस नॉन पेट की ओबेसिटी. जो पेट की ओबेसिटी, जिसको एब्डोमिनल या जिसको एप्पल शेप ओबेसिटी कहते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि जिस एरिया में ओबेसिटी होती है उससे जाके आगे जाके काफ़ी सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, विमेन में पॉलीसिस्टिक ओवरी, इस तरह से कई उनके कनेक्शंस होते हैं, इंसुलिन डिसऑर्डर्स. सो ये जो पेट की ओबेसिटी है, एब्डोमिनल ओबेसिटी, बेसिकली आप इंच टेप से नाप सकते हैं, जिसको हम एप्पल शेप्ड ओबेसिटी भी कहते हैं. एंड द सेकेंड ओबेसिटी ऑफ कोर्स इज पेयर शेप्ड ओबेसिटी, यानी हिप्स एंड थाइज पे ओबेसिटी. तो इसका मतलब क्या है कि आपको या तो हिप में वेट बढ़ेगा या पेट में वेट बढ़ेगा. ये दो टाइप की हमारी ओबेसिटी है. अगर पेट में आपका वजन, पेट के अंदर में अगर आपकी चौड़ाई बढ़ी है, इसको हम बोलते हैं तोंद निकल आई, तो यू कैन हैव ए नॉर्मल वेट यट ओबेस. वजन नॉर्मल है आपका लेकिन तोंद निकल आई, तो भी उसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेट ओबेसिटी. ये डेंजरस है मेरे लिए, ये डेंजरस है कि तोंद की ओबेसिटी इज डेंजरस. अब कोई मेरे को ये मत बोल देना कि गणेश जी की तोंद थी, उनको ओबेसिटी थी क्या. वी विल डिस्कस दैट. इफ समबडी रेजेस अ क्वेश्चन, वी विल डिस्कस दैट आल्सो कि गणेश जी को तोंद निकली हुई थी लेकिन वो मोटे क्यों नहीं थे, उनको डायबिटीज क्यों नहीं हुआ. ये तोंद की ओबेसिटी और हमारे बटक्स की ओबेसिटी, लेट मी सी, क्या योग, आयुर्वेद और होम्योपैथी में भी इसका वर्णन है कि नहीं है? एनीथिंग इन होम्योपैथी? तोंद की ओबेसिटी इज डिफरेंट. एब्डोमिनल ओबेसिटी के लिए दवाई फर्क हो जाती हैं, कुछ दवाइयाँ जो हम चुनाव कहते हैं वो अलग हो जाती है. आयुर्वेद में तोंद की ओबेसिटी का कोई श्लोक है? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं. उदरस लिखा है ना, उदर स्तना, स्तन, उदर और हिप, जिसके चलने में खूब दूर से पता चले कि चलने में लटक रहे हैं, उसको हम लोग उदर की ओबेसिटी कहते हैं. लक्षण है हमारे. तो है, तो आयुर्वेद भी मानता है कि पेट की ओबेसिटी ज़्यादा डेंजरस है. योग में कोई ऐसी चीज़ है कि अगर पेट की ओबेसिटी हो तो आप योग को ही डिफर कर देंगे? ऐसे कोई नहीं है कि, लेकिन वो अपकृषत्वम, हमने वो शरीर का लक्षण दिया गया है, वो शरीर के हिसाब से हम, लेकिन मोटापा का ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं. और डॉक्टर भाटिया, जब आपका 35 से ज़्यादा होगा फिर तो दोनों ही ओबेसिटी होंगी. अकेला पेट का ओबेसिटी तो 35 वाला नहीं होगा. नहीं, वो भी है. और इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर करते हैं उसको कहते हैं विसरल फैट.
कि बॉडी के जो एब्डोमिनल वॉल है उसमें कितना फैट है और उसकी वजह से बाकी ऑर्गन्स के पास कितना फैट है, उसकी वजह से सिवियरिटी ऑफ ओबेसिटी डेफिनेटली बढ़ जाती है। अगर आपके पेट की ओबेसिटी है, अगर आपको पेट का मोटापा है, अगर आपकी तोंद निकली हुई है, तो हम लोग ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। एक हाथी की तरह कोई मोटा हो, हमें चिंता इतनी नहीं होती, लेकिन जिसकी तोंद निकली हुई है, वी आर वरीड, क्योंकि जिसकी तोंद निकली हुई है उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसको डायबिटीज़ बढ़ेगी, उसको हार्ट अटैक होगा, उसको पैरालिसिस होगी, दुनिया भर की बीमारियां उसको होंगी। सो तोंद वाली ओबेसिटी ज़्यादा डेंजरस है। डॉक्टर त्रिपाठी, हमारे यहाँ पे 3 चीज़ें आयुर्वेद वाला बोलता है, वात पित्त एंड कफ, और जो ओबेसिटी होती है वो ज़्यादातर पित्त और कफ के अंदर में होती है, कफ वालों को ज़्यादा होती है। और मेरा ये मानना है कि पित्त वालों को तोंद की ओबेसिटी होती है और कफ वालों को बटक की ओबेसिटी होती है। ऐसा कोई वर्णन आयुर्वेद में है क्या? ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। नहीं, ऐसा आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद में ये है कि जो लोग ऐसा आहार करते हैं, जो दिन भर खाते रहते हैं, दिन में सोते रहते हैं और मीठा ज़्यादा खाते हैं, खाना खाने के बाद खूब मीठा खाते हैं, उन लोगों को मेदो धातु, यानी जैसे आप ओबेसिटी में कोलेस्ट्रॉल कह लीजिए, फैट कह लीजिए, वो बढ़ करके सबसे पहले पेट में जमा होता है, आयुर्वेद ये कहता है। उसके बाद हिप में, फिर स्तनों में, ऐसा एक क्रम है आयुर्वेद का। सो बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने बताई। आई कम बैक टू शिखा, बिकॉज मीठा वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डाइट के ऊपर में। डॉक्टर त्रिपाठी ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई। उन्होंने कहा मीठा खाने से मोटापा होता है, लेकिन आम आदमी तो सोचता है फैट खाने से मोटापा होता है, कि घी मक्खन खूब खाने से। अगर आपने वजन कम करना है तो बोलते हैं घी मक्खन बंद कर दिया मैंने, और घी मक्खन बंद कर दिया और मोटापा कम नहीं होता। डॉक्टर त्रिपाठी बोल रहे हैं तो मीठा खाने से होता है, चीनी खाने से होता है, चावल खाने से होता है, मैदा खाने से होता है। इसका मतलब है कि 2 प्रकार की ओबेसिटी है। एक ओबेसिटी जो मीठा खाने से होती है, और दूसरी ओबेसिटी जो फैट खाने से होती है, तीसरी जो दोनों खाने से होती है। सो मीठा खाने से भी एक ओबेसिटी होती है, फैट ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा कैलोरी के फैट खाएंगे, उससे भी एक ओबेसिटी होती है, तीसरी होती है जो मिक्स होती है। लेट्स ऐड शिखा ऐड ऑन टू दिस। इनफैक्ट मैं 2 चीज़ें, एक जो डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि जो पित्त कॉन्स्टिट्यूशन के लोग, हमारी क्लिनिकल्स में हमने देखा है, जो हमारे वेट लॉस सेंटर्स में, कि जो पित्त प्रधान लोग हैं वो जनरली ज़्यादा असर्टिव, डोमिनेटिंग होते हैं, और इनवेरेबली उनका जो मणिपुर चक्र है वहाँ पे ब्लॉकेजेस आती है बिकॉज ऑफ एंगर, एंड वो मीठा भी खाना शुरू करते हैं। तो इनवेरेबली उनका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल पित्त वालों का बिल्कुल है। पित्त वालों को जो ओबेसिटी होगी, पेट का मोटापा आएगा, ये लोग वो होंगे जो खूब एंग्री होंगे, इरिटेबल होंगे, गो गेटर होंगे, रात का खाना 10 बजे के बाद खाएंगे, 3rd पेज पार्टियों में जाके घूमेंगे और पेट आगे निकल आएगा इनका। ये टिपिकल पित्त पर्सनैलिटी है, जो कि चीनी चावल मैदा वाली पर्सनैलिटी कहलाती है। एंड जो आपने सेकंड चीज़ कही वो भी बिल्कुल सही है। कई लोग जो हैं वो जो स्ट्रेस्ड होते हैं वो 2 चीज़ें कंज्यूम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेडीज़ में स्वीट एंड जेंट्स में अल्कोहल। कई लोग समझते हैं शायद अल्कोहल तो कड़वा है, मीठा नहीं है, तो वो मीठे जैसा असर कैसा। बट अल्कोहल अगर आप उसको बायोकेमिकली देखें, वो उसका जो रिज़ल्ट है, जो पोस्ट डाइजेशन के बाद उसका जो इफ़ेक्ट आता है, वो बिल्कुल मीठे की तरह असर आता है। सो इन दोनों की वजह से, मीठे की वजह से, अल्कोहल की वजह से ओबेसिटी बहुत कॉमन है। एंड मीठा सिर्फ शुगर ही नहीं है, चावल, चीनी के अलावा मैदा, सूजी, ये सारी चीज़ें, रिफाइंड फूड मीठा है। फ़ैट की ओबेसिटी नॉर्मली जो आती है उस पर स्किन पे असर पड़ता है, यानी जो लोग फ़ैट ज़्यादा खाते हैं, अगर तो वो नॉर्मल हेल्दी फ़ैट है तो स्किन ग्लो करेगा, ओवरवेट तो हो जाएंगे मगर स्किन ग्लो करेगा। और अगर वो ट्रांस फैट्स खा रहे हैं, यानी भुजिया, नमकीन, तला हुआ, समोसा, कचौरी, तो स्किन उनका ख़राब होना शुरू होगा, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ अनदर थिंग विच हमने ऑब्जर्व किया है। थोड़ा सा मैं इसको, और ये सब्जेक्ट ऐसा है, मीठा, कुछ मीठा हो जाए, आप रोज़ पेपर में ऐड देखते हैं, टीवी के अंदर में, वी विल लाइक टू डिस्कस दैट व्हाट कुछ मीठा हो जाएगा मतलब क्या है, और सारी पैथीज में वी विल ट्राई टू ब्रिंग ए कंसेंसस। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आई वांट टू डिवोट 5 मिनट्स इनटू मीठे की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले मैं डॉक्टर त्रिपाठी से बात करूंगा कि आयुर्वेद में 6 टेस्ट हैं, स्वीट, सार, सॉल्ट, ठीक है, मीठा, खट्टा, नमकीन, बिटर, एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट। बिटर का मतलब कड़वा, एस्ट्रिंजेंट का मतलब कसेला, एंड पंजेंट का मतलब तीखा। तीखे का मतलब है काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च। कसेले का मतलब है दालें,
कत्था, ये मेरा कसेला है। कड़वे का मतलब है सारी चीज़ें जो हरी हैं वो कड़वी हैं। और मीठा सब लोग जानते हैं, मीठा, खट्टा और खमीर और नमक। मीठे के मतलब आपका, जैसे शिखा ने कहा, आप मीठे को क्या बोलते हो आयुर्वेद में? हमारे यहाँ 6 रस हैं। नहीं, मीठे को सुन लीजिए, उसको कहते हैं मधुर रस। तो मधुर रस जो होता है वो चावल में, चीनी में तो है ही है, गेहूं में, और क्या बोलते हैं, दही में, दूध में, घी में, सब में मधुर रस है। ऐसा मत समझिएगा कि आयुर्वेद ये कहता है कि घी में भी मधुर रस है। और घी खाने से, मधुर रस से जो ओबेसिटी होती है, यानी अधिक मीठा खाने से, तो घी खाने से दोनों बढ़ते हैं। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जो नित्य मधुर खाते हैं और खाना खाने के बाद ऊपर से ओवरडोज मीठा खा लेते हैं, ओवरडोज, और आलसी हैं, दिन में सोते रहते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों के शरीर में हमारे यहाँ 7 अग्नियाँ हैं। उनमें एक मेद को पचाने की अग्नि है, मेदा को। अग्नि 13 है आयुर्वेद में, 7 धातुओं की अग्नि, 5 महाभूतों की अग्नि और 1 जठरा अग्नि। तो जो व्यक्ति निरंतर मीठा खाते हैं उनकी मेदो अग्नि बढ़ जाती है और केवल फैट का वो रीजनरेशन करती रहती है, फैट को पचा के एक्युमुलेट करती है। इसलिए आयुर्वेद में मीठा खाने वालों को, ठंडा खाने वालों को, ओवर डाइट करने वालों को और दिन में सोने वालों को, निरंतर सोने वालों को ओबेसिटी होती है। आयुर्वेद और एलोपैथी में अगर हम सुने तो मीठा कम खाना, ये एक तो कंसेंसस आ रहा है हमारा। यम नियम में तो मीठे के बारे में है सर, यम नियम में नहीं, लेकिन हमारा स्निग्ध मधुर, योग में 2 चीज़ें हमें खाने में। मधुरा मतलब जब भी हम खाना खाते हैं, चूते हम लोग, जब वो वाला करते हैं कि करते करते हमें रस निकलता है, वो तो मधुर है। एक तो साहब ने बताया, क्योंकि हम आयुर्वेद के साथ ही ज़्यादातर बीमारियों के बारे में जो भी है, योग में ज़्यादा विस्तार रूप से नहीं दिया, आरोग्य के बारे में बताया और भी बहुत सारे मन के बारे में बताया, उसके ऊपर के चीज़ें ज़्यादा उल्लेख है। जब भी हम बीमारी के बारे में ज़्यादा जाता है कि वह आयुर्वेद का आता है। लेकिन ये मधुर, हमारा इंटरप्रिटेशन ये है, स्निग्ध तो होगा ही, मधुर मतलब जैसे ही आपने खाना खाते हैं, सही ढंग से आप चूहे लेते हो, उससे रस निकलता है, वो इसको ज़्यादातर हम योग में पसंद करते हैं। सो होम्योपैथी में आई डोंट थिंक सो कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी कि, लेकिन आपकी तो सारी दवाइयाँ ही मीठी होती हैं। मैं आप आपसे तो सारी मिठाइयाँ, आयुर्वेद होम्योपैथी वाले की 2 चीज़ खासी हैं, एक तो मीठा बहुत बोलते हैं पेशेंट के साथ में, मिठास बहुत होती है, और दूसरा सारी दवाइयाँ उनकी मीठी होती हैं। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी का जब जिक्र आता है तो होम्योपैथी में डिज़ीज़ को हम एक तरफ रखते हैं। डिज़ीज़ डायग्नोसिस हमने बना लिया कि ये ओबेसिटी है, ये मोटापे का मरीज़ है, लेकिन एज ए पर्सन वो क्या है, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी सब लोगों ने बातचीत की मीठा खाने की, तो कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, वो कहेंगे जी हम तो बहुत मीठा खाते हैं लेकिन हमारे शरीर को ही नहीं लगता। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मीठा खाते हैं लेकिन उनका मोटापा बढ़ता जाता है, वो खट्टा भी खाएं या कुछ भी खाएं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं हम दिन भर कुछ भी नहीं खाते फिर भी उनको मोटापा होता है। तो इसलिए एज अ पर्सन, वो उस व्यक्ति को मोटापे का कारण क्या है, क्यों उसके शरीर में मोटापा हो रहा है, क्या वो जेनेटिक कोई कारण है या उसका शरीर, वो इतनी कैलोरीज, मीठे में भी क्या चीज़ उसके अंदर जाती है जो उसको मोटापा पैदा कर रही है। मधुरा ने बहुत अच्छा चीज़ कहा है। इनके यहाँ पे आयुर्वेद के अंदर में 3 प्रकार की पर्सनालिटी होती है। बार बार हम वर्ड लेकर आ रहे हैं, वात, पित्त, कफ। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। वात का मतलब है पतले दुबले लोग, हिरन। वात इज़ हिरन पर्सनैलिटी, पित्त इज़ शेर पर्सनैलिटी एंड कफ इज़ हाथी पर्सनैलिटी। तो आप समझ सकते हैं जो पतले दुबले होंगे, इधर उधर भाग रहे हैं और उनके जो है विचार उनके इधर उधर फुदक रहे हैं, पतले दुबले लोग हैं, वो वात पर्सनालिटी के हैं। पित्त वाले मतलब एंगर, मीडियम बिल्ट एंड ज़्यादा उनको पित्त निकलता है। और कफ वाले मोटे लोग होंगे, ठंडे होंगे। वात वाले हाथ ड्राई होंगे, ठंडे होंगे। पित्त वालों के हाथ गर्म होंगे, पसीना आएगा। और कफ वालों के जो है हाथ ठंडे होंगे और पसीना आएगा। इस तरीके से हम 3 पर्सनालिटीज़ हैं। व्हाट मृदुला हैज सेड इज कि जो आयुर्वेद की 3 पर्सनालिटीज़ हैं वैसे ही 3 पर्सनालिटीज़ होम्योपैथी में भी है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। तो ये डिपेंड करेगा। अब एक हाथी मोटा नहीं है लेकिन उसकी पर्सनालिटी मोटी है। एक वात आदमी को जितना मर्जी आप स्वीट खिला दो, उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। कफ वाले को स्वीट खिलाओगे तो ज़्यादा पड़ेगा। तो पर्सनालिटी पे भी ये डिपेंड करता है। अब हमारे यहाँ पे 2-3 चीज़ें निकल के आई। 2-3 चीज़ें निकल के आई। एक चीज़ तो निकल के आई कि एलोपैथी में मीठे का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इसमें सर्जरी थोड़ी कम आ रही है, इसलिए मैं आपसे अभी बाद में पूछूंगा इसके साथ में जो है। मीठे की डेफिनेशन क्या है? हमारे यहाँ मीठे की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। जो चीज़ 2% मीठा है वो अलाउड है। जिस चीज़ में भी 2% मीठा है वो अलाउड है।
जैसे कि ORS आप पीते हो, शिकंजी बनाते हो, तो 2% मीठा अलाउड है। 10% जिसके अंदर में मीठा है वो अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। 10% अगर मीठा है तो लिमिटेड अलाउड है, 10% से ज़्यादा है तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। जितनी भी मिठाइयाँ आप खाते हो A to Z सबके अंदर में 30% मीठा है, 30%, जितनी मिठाइयाँ आप खाते हो। और सब लोग कहते हैं कि भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान को किसी शास्त्रों में मिठाई नहीं लिखी हुई, गुड़ लिखा था। उस वक्त में तो चीनी थी ही नहीं, गुड़ था भगवान के साथ में। सो 30% जो चाशनी में 50% होती है और सब मिठाइयों में 30% शुगर है। सॉफ्ट ड्रिंक में 10% शुगर है। तो एक सॉफ्ट ड्रिंक से ज़्यादा पियोगे तो दिक्कत होगी, मिठाई अगर एक भी खाओगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि 30%, अगर आपने 100 ग्राम मिठाई खा ली तो 30 ग्राम आपके अंदर में शुगर जैसी चीज़ चली गई। एक तो ये हमारी डेफिनेशन है शुगर की।